मैकेनिकल वेव्स वाले चैप्टर में हम लोग साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। साउंड वेव्स में हम लोग बात किए कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं साउंड वेव का। दो फॉर्म था, है ना, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म का इक्वेशन और प्रेशर फॉर्म का इक्वेशन। फिर बात किए थे कि प्रेशर एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है। फिर स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के बारे में बात किए। फिर पावर ट्रांसमिटेड या ऐसे बोले इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में एक फॉर्मूला सीखे थे हम लोग। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब दो साउंड वेव्स एक ही जगह पे पहुंचती हैं तो वहाँ रिजल्टेंट जो इक्वेशन बनेगी साउंड वेव की, है ना, वो कैसी होगी। जैसे नहीं, धागे वाली वेव में भी तो ऐसा किए थे। दो वेव्स जब एक ही जगह पहुंचे तो उसमें दो केसेस लिए थे ना, सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स जब मिलती हैं तो क्या होता है। तो अब वही चीज़ें हम यहाँ पर भी बात करने जा रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होगा, है ना। वेव्स जब दो वेव्स एक ही जगह पे पहुँचती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स जो होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना होगा, है ना। चलिए एक हेडिंग डाल दीजिए। पहले हेडिंग डालिए सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव में केसेस बनाए जाएंगे हम लोग। पहला केस लिखिए, वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अगर वेव्स जा रही हो तो कोई दो वेव्स लिया जाए और अगेन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स लेंगे तभी आंसर कुछ अच्छा सा आएगा। तो दो साउंड वेव का इक्वेशन लिया जाए। चलिए लेते हैं। पहला साउंड वेव का इक्वेशन मान लीजिए हो गया S इज इक्वल टू कुछ, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है S1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इतना ही, ऐसा लेते हैं। मान लीजिए लेटस से ऐसा कोई साउंड वेव हो। दूसरा मान लीजिए इसको S डैश, इसको डबल डैश, दो वेव्स है ना। तो पहली वेव का इक्वेशन ये, दूसरी वेव का इक्वेशन कुछ S2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस फाई कहने का मतलब दोनों में फेज में कुछ डिफरेंस ले रहे हैं तो दोनों में फेज में डिफरेंस फाई है मान लेते हैं। एम्पलीट्यूड अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम। तो नीचे लिखिए यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल न्यू इक्वेशन ऑफ साउंड वेव विल बी, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। S विल बी इक्वल टू S डैश, मतलब दोनों कंपोनेंट्स वेव को इक्वेशंस को जोड़ दिया जाए ना। तो S विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये वैसा ही है ना जैसे धागे वाले में किए थे। तो पूरा डेरिवेशन वहाँ तो किए थे कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ गया था अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 2 cos फाई। लेकिन अब पूरा डेरिवेशन क्यों करेंगे, अब वही लिख दे जैसा वहाँ पे डेरिवेशन था, एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी होगा। तो फाइनल आंसर जो आने वाला है हम लिख दे रहे। S विल बी इक्वल टू कुछ S0 साइन ओमेगा उतना ही, K उतना ही, फेज कुछ और। ऐसे तो आंसर वहां पे भी आया था। ऐसा आंसर आएगा वेयर S0 आएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। और ये जो डेल्टा लिखे हैं, tan डेल्टा आएगा A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, है ना। सेम आंसर जो वहां लिखे थे वही यहां पर। चलिए, तो दो साउंड वेव्स जब एक ही जगह पे पहुंचती हैं तो नया इक्वेशन ऑफ साउंड वेव ऐसा होगा वेयर S0 इज इक्वल टू दिस थिंग, नया एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इतना हो। ठीक है ना। चलिए, ये तो पहले वाली जैसी बात हो गई, धागे वाली जैसी बात हो गई। अब इसमें लेकिन और भी कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हम लोग सीखे थे कि इंटेंसिटी होता है साउंड वेव का, हमेशा, साउंड ही नहीं कोई भी वेव है तो इंटेंसिटी हमेशा प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये जो टर्म्स जरूर आएंगे, है ना। तो इंटेंसिटी हमेशा इस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो बना रिजल्टेंट वेव का ओमेगा, वो तो उतना ही है जितना कंपोनेंट वेव्स का था। फ्रीक्वेंसी तो उतना ही है। हाँ,
एम्पलीट्यूड कुछ और हो गया, इसका S1 था, इसका S2, तो इसका कुछ और है, इतना एम्पलीट्यूड आया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव होगी, नया जो वेव बना, उसका इंटेंसिटी S0 स्क्वायर, ये तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है ना, S0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, S0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। पहली वाली वेव का इंटेंसिटी S1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इसका S2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो क्या बना, S0 स्क्वायर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 cos फाई। तो इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर इसी चीज को लिखे तो S0 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल इंटेंसिटी, तो I है ना इज इक्वल टू S1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I1 प्लस S2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I2, स्क्वायर करने के बाद लिख रहे हैं ना दोनों साइड था, प्लस 2S1 S2, S1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट I1, नहीं तो रूट I1 I2। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सब में रहेगा तो कटेगा ना, तो उसकी चिंता नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू cos फाई। तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी ऐसा होगा, है ना, I इज इक्वल टू पहले वाले दो वेव का इंटेंसिटी I1 है, अगर दूसरे वाली वेव का इंटेंसिटी I2 है, प्लस 2 रूट 2 कहां गया, 2 भी है ना, प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, है ना, ये वाला 2 भी है। तो ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी जो है, पहले का इंटेंसिटी प्लस दूसरे का इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2, ये सब तो है ही, cos फाई भी है, मतलब फाई पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों वेव्स जो वहां पहुंची हैं उनके फेज में कितना डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब जैसे सिंप्लिसिटी के लिए यहां सोल्यूशन करते वक्त हम लोग फेज में जो डिफरेंस था ना, वो इनिशियल फेज का डिफरेंस ले लिए, लेकिन ऐसा भी होगा क्वेश्चंस में कि इनिशियल फेज सेम था लेकिन पाथ लेंथ अलग अलग था दोनों का, एक वेव ज्यादा लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करके आई, दूसरी वेव कम लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करके आई, तो पाथ में डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है तो उससे फेज डिफरेंस पता चलेगा, तो वो यहां पुट करेंगे फेज डिफरेंस, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा तो ये हुआ। अब एक चीज समझिए, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा एक फिजिकल सिचुएशन समझते हैं, है ना। तो ऐसा मानते हैं, चलिए मान लीजिए दो सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं साउंड के, और लेट अस से कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर रहे हैं। एक बार इमेजिन किया जाए, मान लो दो पॉइंट सोर्सेज यहां पर हैं, सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर रहे हैं, इनिशियल फेज भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, इनिशियल फेज भी सेम है, बस क्या डिफरेंट होगा देखते हैं, पाथ डिफरेंस भी होगा तो भी तो फेज डिफरेंस आएगा ना कुछ। चलो देखते हैं, दोनों जगह से वेव पहुंच रही है, मान लीजिए ऐसे ऊपर छत पे, छत एक स्क्रीन हो गया, उस स्क्रीन पे वेव पहुंचती है। सिर्फ एक सोर्स होता, अगर दूसरे को ऑफ रखते, एक ही सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तो एक इंटेंसिटी कुछ छत पे साउंड का हर जगह होता। हाँ, ये जरूर है कि दूर वाली जगह जो होगा, छत का जो दूर वाला पॉइंट होगा यहां से, वहां कम इंटेंसिटी होगा, पास वाले पे ज्यादा होगा, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिफॉर्म जैसा कुछ दिखेगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस तक ना जाए तो यूनिफॉर्म दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन साउंड का, है ना, साउंड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। और सिर्फ दूसरा सोर्स ही ऑन रखें, पहले वाले को बंद रखें, इसको ऑन रखें, तो भी कुछ यूनिफॉर्म सा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर दोनों को ऑन करते हैं तो एक बड़ी अमेजिंग चीज दिखी। क्या? मान लीजिए दोनों सोर्सेज ऑन किए और इधर कोई पॉइंट लेते हैं, तो वहां पर इस वाले पॉइंट से छत के उस पॉइंट पर जो वेव पहुंची वो छोटा रास्ता ट्रेवल करके गई, और यहां से जो जा रहा है वो बड़ा रास्ता ट्रेवल करके जा रहा है, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस है। पाथ में डिफरेंस है तो फेज में डिफरेंस होगा, फेज में कुछ डिफरेंस यहां पुट करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ आएगा। ऑल्सो अलग अलग जगह पर, छत के अलग अलग पॉइंट्स पर दोनों जगह से जो वेव्स जा रही है उनके पाथ में डिफरेंस अलग अलग होगा, नहीं? बात सही है कि नहीं? पाथ में डिफरेंस अलग अलग होगा तो फेज में डिफरेंस अलग अलग होगा। अब वो पॉइंट्स
छत के वो पॉइंट्स जहां पर दोनों वेव्स के पाथ में डिफरेंस कुछ इतना हो जाए कि फेज में जो डिफरेंस है वो 2n पाई हो जाए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा कुछ हो जाए। तो उन जगहों पर ये चीज तो +1 हो जाएगा। अगर फाई 2n पाई है तो cos फाई +1 हो जाएगा। तो उन जगहों पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी खूब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका तो मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, तो ये I भी मैक्सिमम हो गया उन जगहों पर जहां जहां पाथ डिफरेंस ऐसा हुआ कि फेज डिफरेंस 2n पाई हो जाए, k डेल्टा x का वैल्यू 2n पाई हो जाए। और ऐसी भी जगह होंगी छत पे जहां पर जो डेल्टा x है पाथ डिफरेंस वो ऐसा हो कि k डेल्टा x मतलब फेज डिफरेंस ऑड पाई हो जाए। ऑड पाई हो गया अगर तो ये -1 हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो फाइनली छत पे साउंड का इंटेंसिटी कैसे बिखरा होगा जब दोनों सोर्सेज ऑन करेंगे। तो कुछ जगहें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं डिफाइंड, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी खूब ज्यादा है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी खूब कम है। एक पैटर्न सा बन गया एनर्जी का, कहीं पर खूब ज्यादा एनर्जी, कहीं पर कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, एक बिखर गया, पैटर्न सा हो गया। सिर्फ एक सोर्स था तो एनर्जी बस यूनिफॉर्म बिखरी हुई थी, लेकिन जैसे दोनों सोर्सेज ऑन किए एनर्जी का जो बिखराव है उसका एक पैटर्न हो गया, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है ये वेव्स का एकदम इंट्रिंसिक बेसिक प्रॉपर्टी है ना। वेव्स आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ ये वेव ही है। अब जैसे हम लोग के साइंस में बहुत समय तक डिस्कशन चला ना कि लाइट पार्टिकल है कि वेव, नहीं। तो दो तरह का बेसिकली डिवीजन कर रखा है लोगों ने कि एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर का ये पहचान है, ये फिनोमिनन होना कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, पैटर्न बन जाता है, ये पहचान है वेव का। पार्टिकल्स में ऐसा नहीं होता। सोचो, अच्छा दो नॉजल्स होते जिसमें से पार्टिकल्स स्प्रे हो रहे होते अगर, तो क्या ऐसा पैटर्न बनता क्या? एक नॉजल से स्प्रे करे पार्टिकल, मान लो बिखर गए सारे, और दूसरे से स्प्रे करें तो बिखरते हैं। अगर दोनों को एक साथ ऑन करें तो क्या कहीं ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, कहीं कम हो जाएंगे? नहीं, वो भी तो स्प्रे होगा यूनिफॉर्म, नहीं। तो पार्टिकल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं, वेव का प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक, इससे डिफाइन होता है कि हाँ ये वेव ही है, इस फेनोमेनन से डिफाइन होती है। इस फेनोमेनन का नाम रखा गया, इसको कहा गया इंटरफेरेंस। ये जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ड्यू टू फेज डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कहीं ज्यादा कहीं कम पैटर्न बन जाना, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइट में, जब हुआ था पता चला था कि लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब कि लाइट वेव है, वहां पे एक टर्निंग पॉइंट मिला था। खैर उस पर नहीं जाते हम लोग, वो तो डुअल नेचर है, बहुत सारी चीजें हैं। वापस आते हैं, साउंड की बात करते हैं। लाइट की बात होगी, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर आएगा ना जब 12th में, तो वहां ये सब लाइट वगैरह की बात होगी। नहीं, अभी वापस आते हैं साउंड पे। पॉइंट ये है हमारा कि ये जो फिनोमिनन है ये हर वेव में होता है, इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को। तो साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक हेडिंग डालिए, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, है ना। पहले तो एक लाइन इसमें छोटा सा लिख दिया जाए कि इंटरफेरेंस है क्या। लिखा जाए, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज रीच एन एरिया, एक एरिया पे दो जगह से वेव पहुंचे, तो इस तब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एनर्जी का, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। फुल स्टॉप करके। इंटरफेरेंस में दो टर्म और सीखने हम लोगों को बोला गया, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होता है ये? तो जैसे अभी बता रहे थे ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे स्क्रीन पर हमारे जहां पर रिजल्टेंट साउंड का इंटेंसिटी खूब ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम, नहीं, ऐसे पॉइंट्स जहां पे फेज में डिफरेंस 2n पाई हो जाए दोनों वेव्स के बीच में। तो ऐसी जगहों पे बोलेंगे कि वहां पर वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है कैसा? कंस्ट्रक्टिव, जुड़ जा रहा है, खूब ज्यादा हो जा रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और ऐसी जगह है जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रही है, cos फाई का वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो बोलेंगे कि इन जगहों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है दोनों वेव्स, है ना, खत्म हो रहा है, एनर्जी कम हो जा रहा है वहां पे, तो कहीं ज्यादा कहीं कम। तो एक बार इसी में लिखा जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना।
और इसमें भी एक छोटा सा एक बात लिख दीजिए कि किसको कहते हैं, व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो नेक्स्ट इसी केस में आगे लिखा जाए, इन दिस केस, इस केस में cos फाई इज इक्वल टू +1, ये मैक्सिमम होगा तब ना, ये मैक्सिमम होगा, cos फाई इज इक्वल टू +1। और अगर जो फेज में डिफरेंस फाई है वो पाथ डिफरेंस की वजह से ही आया है, तो इसी पहले तो फाई लिख दे, यहां पे कितना है, रुक जाओ, फाई कितना हुआ, अगर cos फाई +1 है तो 2n पाई, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो फाई है, ये फेज में जो डिफरेंस है दोनों वेव्स की फेज में डिफरेंस, वो अगर केवल पाथ डिफरेंस की वजह से आया है तो इसी को हम लोग k डेल्टा x लिख सकते हैं। और यही एग्जांपल हम अभी आपको दे रहे थे कि दोनों जो वेव्स लिए थे ना, इनिशियली सेम फेज था, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, जो आगे का फेज डिफरेंस दोनों में होने वाला है वो पाथ में डिफरेंस की वजह से होने वाला है। वही चीज अगर है तो k डेल्टा x इसको लिख सकते हैं, है ना, k डेल्टा x से फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। नहीं तो कुछ इनिशियल फेज में भी डिफरेंस होता तो वो भी इसमें ऐड करना पड़ता ना, नहीं, सिर्फ k डेल्टा x से फेज डिफरेंस लिखे, इज इक्वल टू 2n पाई लिख दे, k को लिख दे रहे हैं 2 पाई बाय लैम्डा, टू पाई कैंसिल, डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो पाथ में डिफरेंस जब n लैम्डा होगा, जैसे 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन, तो जब n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके नीचे लिखा जाए कितनी हो जाएगी, है ना, और लिखिए इन दिस केस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और कितना है वो भी लिख रहे हैं, आई मैक्स इज इक्वल टू, अब cos फाई तो 1 हो गया तो यहां 1 पुट कर दे, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, मतलब रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो यही मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, है ना, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। चलिए, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और लिखिए नेक्स्ट केस 2, केस 2 में लिखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो रही होगी, लिखा जाए when resultant intensity is minimum, तो ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बुलाते हैं। नेक्स्ट लिखिए इन दिस केस, इस केस में cos फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, मतलब -1 होना चाहिए, ये चीज, इसका मतलब फाई कितना होना चाहिए, ऑड पाई, 2n प्लस 1 पाई होना चाहिए, ऑड पाई। फाई माने फेज डिफरेंस, और अगर ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस से ही आया है तो इसको k डेल्टा x लिख दे, 2n प्लस 1 पाई, k को लिख दिए 2 पाई बाय लैम्डा, पाई कैंसिल कर लिए, डेल्टा x आ गया n प्लस हाफ लैम्डा। तो जब पाथ में डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होगा, जैसे हाफ लैम्डा या 3/2 लैम्डा या ऐसा कुछ, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और कितनी होगी ये भी लिखा जाए, इन दिस केस, नीचे इसके नीचे, इन दिस केस इंटेंसिटी इज मिनिमम, और i का मिनिमम वैल्यू है कितना वो भी लिखने जा रहे हैं, इज इक्वल टू, तो ये चीज हो गया -1, तो i1 प्लस i2 -2 रूट i1 i2, मतलब रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। यहां पर आया था मैक्सिमम कितना हो सकता है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतना होता है, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करिए, लिखिए जरा क्वेश्चन। इंटेंसिटी नहीं, ऐसे लाउडनेस में बोले, चलिए, साउंड लेवल
एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स, एक सोर्स से साउंड जब पहुंचता है इज x, कुछ x लिख देते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखिए फाइंड द न्यू साउंड लेवल इफ waves from two such sources interfere constructively at that point। दो ऐसे ही सोर्सेज एक ही जगह पे रख दें, भेज दें वेव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लीजिए वहां पे हो रहा है, तो नया साउंड लेवल कितना होगा? पहले का x था, चलिए देखते हैं। तो जैसे अभी बात हो रही थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर ऐसे मिलता है। चलिए इसी को लेके आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए कि एक सोर्स से जो साउंड पहुंचा था उसका इंटेंसिटी था I0, एक सोर्स से जो साउंड पहुंचा था उसका, तो नया इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब दो ऐसे सोर्सेस से जाने वाला साउंड का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या होगा? √I1 प्लस √I2, दोनों I0 लिख दें, का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो गया? 2√I1 का स्क्वायर मतलब 4I0। पहले एक ही साउंड सोर्स था तो I0 इंटेंसिटी का साउंड पहुंचता था, दो हो गए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो 4I0 हो गया। अब साउंड लेवल लिख रहे हैं, पहले था x इज इक्वल टू 10 log, पहले I0 इंटेंसिटी था, I0 बाई I0 ही हो गया। ये भी क्या करें, इसको I1 कर दें, नहीं तो फिर एक ही जैसा लगेगा, नहीं I1 कर दे रहे। चलिए, तो पहले ऐसा था, एक ही था तो I1 था, और नया साउंड लेवल इज 10 log 4I1 बाई I0। तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं, डिफरेंस कर दे रहे हैं। तो नया वाला माइनस x, दिस माइनस दिस इज 10 log, और दिस बाई दिस हो जाएगा ना, तो कितना? दिस माइनस दिस, तो 4/1, 10 log 4 आ जाएगा, बाकी तो वही है, कट जाएगा। तो कितना आएगा? साउंड लेवल इज इक्वल टू x इधर आया प्लस 10 log 4, इसको लिख सकते हैं 20 log 2, log बेस 10 है ना, ये log बेस 10 2 इज 0.3010, तो 20 टाइम्स 0.3010, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस कितना? 6.02। ये हो गया साउंड लेवल, ये आंसर हो गया। चलिए और आगे बात किया जाए। चलिए हम लोग बात किए इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव की, और हम लोग अभी तक केस 1 ही पढ़ रहे हैं, मतलब वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। और दूसरा केस क्या कि साउंड वेव्स हो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, वो मिले तो कैसा होगा? लिखा जाए केस 2, साउंड वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उनका सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा? अगेन वैसे ही इक्वेशन जैसी पहले थी, है ना, और क्या। अब जैसे कि पहला अगर हो गया s इज इक्वल टू S1, या s तो सेम ले रहे हैं ना, एम्पलीट्यूड सेम लिए थे, याद आ रहा है? तब ना एनर्जी सेम होता था, नेट ट्रांसफर 0 होता था, स्टैंडिंग वेव बनता था, तो वैसा पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते थे? s सेम लेते थे, एम्पलीट्यूड लेट अस से S0 है, तो S0 साइन ओमेगा t माइनस kx, और S दूसरा वाला जो है दैट इज इक्वल टू S0 साइन ओमेगा t प्लस kx। ठीक है, तो ये दोनों मिलता था, दोनों वेव्स जब मिलती हैं तो नया इक्वेशन क्या बनता है? 2S0 साइन ओमेगा t cos kx, cos kx साइन ओमेगा t। तो इतना चीज एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हो जाता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो अलग अलग x के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड, और फिर ये ऑसिलेशन, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग साउंड वेव। साउंड वेव के लिए लिख रहे हैं और स्टैंडिंग वेव के लिए ये हो गया।
अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है, नहीं डिस्प्लेसमेंट फॉर्म का इक्वेशन लिख रहे हैं तो इतना आ गया। प्रेशर फॉर्म भी लिख के जोड़ सकते थे ना, तो जो आना होगा वो आंसर आएगा। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। देखो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टैंडिंग वेव। ऐसा लिखने के बाद नीचे लिखा जाए दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्टैंडिंग वेव, है ना, और नोड्स और एंटी नोड्स के पोजीशंस वही होंगे जैसे पहले आए थे। इक्वेशन वही है ना, तो एम्पलीट्यूड जीरो कहाँ होगा, वही आएगा जो पहले आया था, नोड्स और एंटी नोड्स। अब जैसे x इक्वल टू λ/4 पे नोड होगा, है ना, पहले भी आया था, और x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड था जैसा कि अभी भी है। तो नोड एंटी नोड के पोजीशंस हो जाएंगे। इसके नीचे आप लिख सकते हैं जैसे वहां लिखे थे, कॉपी कर लीजिए वहां से उठा के कि कहाँ पर नोड है, कहाँ पर एंटी नोड है। और टर्म्स भी वही सारे हैं ना, नोड्स एंटी नोड्स वही टर्म्स हैं। दो नोड्स के बीच का दूरी वहां λ/2 होता था, यहां भी होगा λ/2। एक नोड से अगले नोड के गैप को हम लोग लोब कहते हैं, अभी भी कहेंगे लोब कहेंगे उसको, है ना, एंड सो ऑन। चलिए हम लोग इसके बाद धागे वाली वेव में सीखे थे कि वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, दो तरह का धागा लिए थे। फिर एक लिए थे कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, और एक लिए थे एक एंड पे फ्री हो, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, नहीं। तो दोनों में अपना हम लोग अलाउड फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं वो पता किए थे। अब यहां पे देखो कैसा है, अब तो साउंड की बात हो रही है ना। तो पाइप्स लेते हैं दो तरह की, एक होती है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, जैसे कि ये ऐसा पाइप हो, एक एंड पे क्लोज्ड हो, और एक होता है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। इसमें वेव भेजें, जाने वाली और लौटने वाली वेव दोनों इंटरफेयर करें, और यहां पर इधर से वेव भेजें तो इंटरफेरेंस हो, नहीं। तो पॉइंट ये है कि दो तरह का, जैसे वहां धागा होता था वैसे यहां दो तरह के पाइप्स होते हैं। इनको ऑर्गन पाइप्स कहते हैं, है ना। इनका एक और नाम रख दिए ऑर्गन पाइप्स, जिसमें कि स्टैंडिंग वेव ऑफ साउंड बनाया जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑर्गन पाइप्स, और इसमें दो तरह के होते हैं। पहला लिखा जाए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पे अगर क्लोज्ड है, ऐसा ऑर्गन पाइप लिए जो एक एंड पे क्लोज्ड है। तो देखो क्या होगा, तो इसमें मान लो जाने वाली लौटने वाली जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, वो मिल रही हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नया इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखो कंस्ट्रेंट वाली बात, मजबूरी वाली बात। धागे में जैसे नहीं मजबूरी कहते थे कि जो एंड फिक्स्ड है वहां पे तो नोड ही होना पड़ेगा, तो इसलिए लोब्स डिसाइड होते थे कि कितने कितने बन सकते हैं। वैसे यहां पर देखो क्या है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस हो रहे हैं, है ना। वेव आगे जा रही है और ऑसिलेशन भी लॉन्गिट्यूडनल है ना, लेयर्स आगे पीछे ऑसिलेट कर रही होंगी हवा की। तो जो लेयर यहां पर होगी हवा की, वो तो ऑसिलेट कर ही नहीं पाएगी। क्यों? वो टकरा जाएगी इससे, वो जैसे आगे बढ़ना चाहेगी तो रोक देगा। तो यहां वाली लेयर्स जो होंगी वो ऑसिलेट नहीं कर पाएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट उनका हो ही नहीं पाएगा। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर तो नोड ही होना पड़ेगा, यहां पर, है ना। और यहां वाली जो लेयर है हवा की, वो फ्रीली ऑसिलेट, बाहर तो पूरा एटमॉस्फेयर खुला है, तो आराम से फ्रीली ऑसिलेट कर सकती है। तो मैक्सिमम जितना कर सकती है उतना करेगी। मतलब यहाँ पे एंटी नोड बनने वाला है, यहाँ नोड बनने वाला है। ये कंस्ट्रेंट हो गया कि यहाँ एंटी नोड होगा, यहाँ नोड होगा। और अब लोब्स कैसे कैसे बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ एंटी नोड हो जाए, यहाँ नोड, तो या तो ऐसा हो जाए। अच्छा, सिंबल अभी भी लोब्स का देखो ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसा, लेकिन ऐसे ऐसे ऑसिलेशन अब नहीं हो रहा है। सिंबल है ना, ये तो सिंबल बना लिया ऐसा। स्टैंडिंग वेव का बोले थे ना, वहां पे सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा। तो साउंड का भी स्टैंडिंग वेव होगा तो सिंबल यही है, इस तरह से दिखाएंगे। ये जानते हुए कि लेयर्स ऊपर नीचे नहीं ऑसिलेट कर रही हैं। जैसे वहां तो धागा था, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा था ऐसे ऐसे, तो दिख भी रहा था कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ लोब्स तो, यहाँ लेयर्स तो ऊपर नीचे नहीं जा रही, लेकिन नहीं, उससे कोई मतलब, ये तो सिंबल है ना। ये डायग्राम थोड़ी दिखा रहे कि लेयर्स कहाँ कहाँ है, ये तो सिंबल है। चलिए, तो ऐसा बना ले, या तो ऐसा होगा,
या फिर नेक्स्ट हायर में कैसा, यहां नोड होना चाहिए, यहां एंटी नोड, तो एक ऐसा हो जाए और फिर ये चीज है ना, ये कितना, ये आधा लोब है ना, आधा लोब हो, या आधा और एक पूरा 1.5 लोब हो, या 2.5 लोब्स होंगे, या उसके आगे जो भी है n+½ नंबर ऑफ लोब्स। अच्छा, ये जो बना हुआ है डायग्राम, ये कौन सा फॉर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म के लिए बना रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ना, यहां पर नहीं हो पाएगा लेयर्स का। प्रेशर फॉर्म इसी का अगर बनाए, ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है। प्रेशर फॉर्म अगर इसी के लिए बनाए, इसी केस के लिए, तो कैसा होगा, इसका उल्टा ना, प्रेशर फॉर्म। प्रेशर फॉर्म में अगर ड्रॉ करें इसी चीज को, सेम सिचुएशन, तो उसमें जहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है वहां प्रेशर नोड होता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट नोड होता है वहां प्रेशर एंटी नोड होता है। अब सोचो, हम कह रहे हैं यहां की लेयर्स, यहां से तो वेव्स ऐसे आ रही, वेव आ रही थी, जब यहां प्रेस करेंगे तो यहां की लास्ट वाली लेयर तो चल ही नहीं सकती, तो यहां जब ये आएगा प्रेस करने तो प्रेशर खूब ज्यादा हो जाएगा ना। और उसी का उल्टा यहां देखें तो यहां एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो यहां का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ही हमेशा, एटमॉस्फेयर में ओपन हो गया ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही। तो इसका कहने का क्या मतलब कि जब यहां पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर प्रेशर ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यहां पे नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे प्रेशर का नोड हो गया है ना, प्रेशर फ्लक्चुएट ही ना कर पाए, तो यहां पर नोड और यहां पर एंटी नोड, उल्टा, इसका उल्टा। तो प्रेशर फॉर्म बनाएंगे तो ऐसा बनाते हैं। डायग्राम बनाना आपके ऊपर है, आप कैसा बनाते हो, लेकिन अगर बना हुआ कहीं मिलता है तो क्या समझना है वो हम बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में यही चीज बना होगा तो ऐसा बना होगा, और इसी का जब प्रेशर फॉर्म बना होगा तो उल्टा बनता है, नोड की जगह एंटी नोड हो जाता है बस। चलिए, अच्छा, तो ये तो हो गया कि अगर आधा लोब बने तो आधा लोब अगर बनता है तो ये जो लेंथ ऑफ पाइप है यहां से यहां तक, दैट विल बी λ/4। तो λ/4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप, दिस इंप्लाइज दैट λ इज इक्वल टू 4L। लैम्डा इज इक्वल टू 4L हो गया, फिर v इज इक्वल टू f लैम्डा कर दें, f लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया, v/4L, ये हो गया अगर हाफ लोब बनता है तो। इसी तरह से अगर 1+½ लोब्स बनते हैं तो कितना होगा, 1+½ मतलब 3/2 लोब्स, तो 3/2 टाइम्स λ/2 इज L, तो लैम्डा आया कितना, 4L/3, v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f कितना हुआ, 3 टाइम्स v/4L, तो v/4L फिर 3 टाइम्स v/4L। धागे में वैसा होता था ना, कब, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड वाला पढ़ते थे तो उसमें फंडामेंटल होता था v/4L, उसके बाद वाले ऑड हार्मोनिक्स ही पॉसिबल होते थे, तो 3v/4L, फिर 5v/4L एंड सो ऑन, 2n+1 v/4L, जनरल ऐसे आता था, है ना। वही चीज इसमें भी होने वाला है। चलो, अच्छा, तो इफ हाफ लोब्स आर फॉर्म्ड, इफ हाफ लोब्स आर फॉर्म्ड, ऐसे लिख के डायग्राम दोनों बना के ये लिख दीजिए, और इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा इफ, अब सीधा n+½ पे आते हैं, है ना, 1+½ 2+½ सब नहीं लिखेंगे। इफ n+½ लोब्स आर फॉर्म्ड, तो उस केस में क्या क्या लिखेंगे, n+½ लोब्स अगर बनते हैं तो n+½ लोब्स है तो इतने टाइम्स λ/2 शुड बी इक्वल टू L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L, 4 कर दें, 4L/2n+1, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f इज इक्वल टू 2n+1 v/4L, मतलब 2n+1 टाइम्स फंडामेंटल, पहला वाला ना, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसको एक बार यहां पर लिख भी दिया जाए, ये वाली मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, अलाउड फ्रीक्वेंसी में से मिनिमम, और क्या है, फंडामेंटल है,
और क्या नाम है इसका, टोन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, वन फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। इसके जब 1+हाफ लोब्स बनेंगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड नहीं, 1+हाफ है तो थर्ड हार्मोनिक, नहीं, जितना उसका फ्रीक्वेंसी होगा 3 टाइम्स V/4L ना, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अब जैसे ये वाला है, ये कौन सा ओवरटोन है, nth ओवरटोन है, वैसे जैसे धागे में सब लिखे थे, इसको लिखेंगे nth ओवरटोन, और कौन सा हार्मोनिक, 2n+1th हार्मोनिक, है कि नहीं। चलिए अच्छा, तो ये हो गया ऑर्गन पाइप जो कि एक तरफ से फिक्स्ड हो। चलिए दूसरा, और दूसरा केस 2, इसका जो सेकंड वाला है वो लिखा जाए कि ऑर्गन पाइप फ्री ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स ओपन हो तब कैसा होगा। देखिए ये ऑर्गन पाइप है, दोनों तरफ से ओपन है, तो इसमें अब कहाँ डिस्प्लेसमेंट नोड, कहाँ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, मतलब कंस्ट्रेंट क्या है, मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है कि यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड तो होगा ही, क्योंकि ये फ्री है, तो जितना कर सकते हैं ऑसिलेट जितना दूर तक कर लेंगे। तो एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड यहाँ पर तो होगा ही। अब कैसा कैसा लोब्स बना सकते हैं आप, ऐसा है, मतलब यहाँ दोनों एंड्स पे एंटी नोड हो जाए, एंटी नोड, और यहाँ पर नोड बीच पे एक हो जाए, ऐसा हो सकता है। या इसके हायर वाला कौन सा होगा, देखो यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड, यहाँ एंटी नोड, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, बीच में एक और एंटी नोड आ जाए, और यहाँ नोड, यहाँ नोड, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अगर ऐसा रहेगा तो ये λ/4, 1/4 ऑफ ए लोब है ना, ये λ/4, ये भी λ/4, तो ये λ/2 हो गया यहां से यहां तक, तो λ/2 = L लिखेंगे। इसमें ये पूरा एक लोब है, ये आधा और ये आधा, तो एक तरह से देखें तो पूरा 2 लोब्स हो गए, नहीं, आधा लोब एक हो गया, और ये 2 लोब्स, तो 2 लोब्स मतलब 2 टाइम्स λ/2 = L। यहां पर आधा आधा मिला के एक लोब है, तो इसलिए 1 λ/2 है। इसमें लैम्डा निकालेंगे तो आएगा 2L, इसमें लैम्डा निकालेंगे तो आएगा L, इसमें V निकालेंगे तो आएगा V = F लैम्डा, सॉरी F लिख रहे हैं ना, F = V/2L, इसमें F निकालेंगे तो आएगा V/L, मतलब 2 टाइम्स V/2L लिख दे, फिर 3 टाइम्स V/2L, 4 टाइम्स एंड सो ऑन, नहीं, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ V/2L। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया फंडामेंटल वाला, एंड सो ऑन, है ना। चलिए, तो मतलब ये हुआ ये सब कहने का कि ये वाला जो है ओपन एट बोथ एंड्स वाला ऑर्गन पाइप कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि स्ट्रिंग में जब पढ़ते थे तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला जो केस था वैसा बिहेव कर रहा है ना। तो ऐसा करके इसमें लिखना शुरू किया जाए। हियर कितना λ/2 = L, तो λ = 2L, V = F लैम्डा, F = V/2L। ये कितने लोब्स हो गए, आधा आधा, 1 लोब इज फॉर्म्ड, ऐसे करके ऊपर लिख दीजिएगा इफ 1 लोब इज फॉर्म्ड। तो इसी को नाम रख देंगे इसका सारा, क्या क्या हो गया, एक तो हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और क्या टोन, और फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। ये इसके नाम हो गए। और फिर इसी के बाद एक और डायग्राम बना के लिख दीजिए, इफ
n lobes are formed, अगर n lobes बनते हैं तो n times lambda by 2 is L, lambda is 2L by n, V is equal to f lambda, f is equal to n times V by 2L, n is equal to 1 2 3 4 so on। तो ये हो जाएगा, इसको क्या क्या नाम देंगे, ये हो गया n माइनस 1th ओवरटोन एंड nth हार्मोनिक। हार्मोनिक तो सिंपली इसका कितना मल्टीपल है, तो nth हार्मोनिक n माइनस 1th ओवरटोन। इसमें ऑड और इवन सारे हार्मोनिक्स पॉसिबल हैं, और जो ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड था उसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल थे। और लास्ट में नोट करके एक चीज हम यहां देखो बना रहे हैं डायग्राम, ये ऐसा ऑर्गन पाइप बना दिए और धागा बना दिए फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला, इन दोनों के लिए F0 हो गया V by 2L, और ऐसा वाला ऑर्गन पाइप बना दिए और धागा ले लिए फ्री एट वन फिक्स्ड एट वन फ्री एट वन, तो इसके लिए फंडामेंटल हो गया V by 4L। यहां ऑल हार्मोनिक्स लिख दिए, यहां ओनली ऑड हार्मोनिक्स लिख दिए, हो गया काम। तो ये एक टेबल बना दीजिएगा नोट करके, ठीक है। तो ये बात हुई ऑर्गन पाइप्स की, है ना। अच्छा, जैसे वहां पर एक एक्सपेरिमेंट सीखे थे हम लोग, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, यहां पर भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। तो रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे होते हैं एक बार हम बताते हैं। तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, किस लिए अच्छा होता है ये रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, तो देखो दो चीजें हैं, या तो आप जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए यूज कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट का, या फिर आप स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड पता करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दोनों काम है इसका, लेकिन वही है कि एक पता होगा तो दूसरा पता चल जाएगा। नहीं, अगर अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पता करना है तो स्पीड ऑफ साउंड मालूम होना चाहिए। नहीं, अगर स्पीड ऑफ साउंड पता करना है तो जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी मालूम होना चाहिए। एक पता है तो दूसरा पता कर सकते हैं। एपरेटस कैसा है देखते हैं। तो ये एक कॉलम है, ग्लास कॉलम होता है ये, और थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, मान लीजिए यहां तक बना दिए, और यहां से फिर नीचे इसके एक ट्यूब लगा होता है, ये ट्यूब ले आए रबर का, और यहां पर एक फनल होता है, ठीक से बना दे, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें मार्किंग्स बनी रहती है यहां पर। अब होता क्या है, इसमें वाटर भर दिए, मान लो कि इस लेवल तक वाटर भर दिए, यहां तक, तो यहां तक भी आ गया, नहीं दोनों तरफ इसमें पानी डाले तो यहां तक वाटर भर दिए। ये होल्ड, इसको ऐसे होल्ड कर लेते हैं। इसको जब ऊपर नीचे करते हैं, जैसे अगर इसको ऊपर उठाएं तो यहां से ये उठेगा, ट्यूब है ना ये, जब इसको ऊपर खींचेंगे तो यहां से ट्यूब उठेगा तो वाटर यहां लेवल ऊपर उठता है, दोनों में उठेगा। इसको उठाएंगे तो यहां से लेवल ऑफ वाटर ऊपर चढ़ता है, और इसी को जब नीचे करते हैं ये नीचे जाता है, ये चीज, तो लेवल ऑफ वाटर नीचे जाता है। तो इसको ऊपर नीचे करके आप ये लेवल ऑफ वाटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ याद आ रहा है, सोनोमीटर में ऐसा कुछ करते थे। सोनोमीटर में ऐसे होता था ना, ब्रिजेस होते थे, और एक ब्रिज को जैसे यहां रख के दूसरे ब्रिज को स्लाइड करते थे आगे पीछे, इससे ये लेंथ चेंज करते थे, ये वाला ना, यही तो एक्सपेरिमेंट था। इसको आगे पीछे करते थे, ये लेंथ वेरी करते थे। अब इसमें वाटर लेवल ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहां से साउंड वेव भेजेंगे, यहां साउंड वेव भेजेंगे तो ये एक एंड क्लोज हो गया, फिर यहां पे लोब्स बनते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये होता है कि पहला एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क ले आएंगे, यहां से बजा के इसको रखेंगे,
अच्छा पता है एक बार जेई में क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो रखना कैसे है। जैसे कि ये स्टेम है ट्यूनिंग फॉर्क का, ये जो स्टेम है ये है, और ये जो फॉर्क है मान लो ऐसा है ना। तो उसमें पूछा कि ये कॉलम है, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके ले आएंगे, उसके जो प्रॉन्ग्स हैं उनको हिट करके ले आएंगे, तो वो ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। मतलब कि ये तो वही है कि जो जिसको ये चीज पता है कि क्या करना होता है एक्सपेरिमेंट में, वो तो सीधा आंसर लिखेगा। नहीं तो नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंट किस लिए होता है, बस फॉर्मूला याद करके जाएगा, तो नहीं पता ना ये एक्सपेरिमेंट किस लिए है। साउंड भेजेंगे ना पहले यहां से, तो उसका प्रॉन्ग्स ऐसे होना चाहिए ना, तब ना वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेगा तो वेव आगे बढ़ेगी, वेव भेजेंगे इसमें, ऐसे ऐसे तो इधर भेज रहे हैं वेव। जो उसके जो ये प्रॉन्ग्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं ना, तो जब ये ऑसिलेट करेंगे तो वेव ऐसे भेजेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसे करेंगे तो इधर जाएगी ना वेव। तो ये ऐसे ऐसे रखते हैं इसको। एनीवे चलो, तो यहाँ से साउंड वेव भेजे, जाने वाली लौटने वाली यहाँ मिली, तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनने की पॉसिबिलिटी है। कब बनेगा? जब ये लेंथ उसका कुछ उस तरीके का हो, नहीं जैसे यहां पे करते थे ना, एक पर्टिकुलर किसी लेंथ पे ही स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो इसमें भी वही चीज देखना होता है कि साउंड कब अच्छा सा प्रोड्यूस हुआ। जब स्टैंडिंग वेव बन जाएगा तो देर तक साउंड सुनाई देगा, तीखा साउंड सुनाई देगा, तो समझ जाएंगे कि हाँ यहां पर बन गया है। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं ना, इसको बजा के यहां ले आए और इसको धीरे धीरे लेवल चेंज करते हैं। तो एक पर्टिकुलर मान लो L1 लेंथ पर जब ले आए थे तब कोई साउंड वेव, तब स्टैंडिंग वेव बन गया, रेजोनेंस हो गया। फिर क्या करेंगे? अब यहां पर ये तो पता नहीं कि कितने लोब्स बने हैं, ये पता है कि एक आधा और कुछ नंबर ऑफ मल्टीपल्स n+½ कुछ होगा। फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहां पता चल गया, फिर से यही ले आएंगे, फिर से और नीचे लाएंगे इसको, तो फिर नेक्स्ट लेंथ पता करेंगे। यहां से अगला लेंथ कहां पर जाने पर L2 कितना है कि फिर से स्टैंडिंग वेव बन जाए। और पहला और दूसरा लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक लोब का लेंथ होना चाहिए। जैसे यहां पर भी तो यही करते थे ना, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो दोनों में बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सेम है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट और रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। नहीं, इसमें भी लेंथ वेरी कराते थे, एक लोब एक्स्ट्रा बन जाता तो बोलते थे कि हाँ ये यही डिफरेंस पता करना था, उससे लैम्डा पता चल जाएगा। नहीं, वैसे यहां पे कर रहे हैं, एक लोब एक्स्ट्रा बन गया। तो फिर L2 - L1 ये जो रीडिंग्स लिए हैं हम, इनका डिफरेंस जो है वो λ/2 एक लोब के लेंथ के बराबर होगा। यहां से लैम्डा पता चल गया, 2 टाइम्स L2 - L1, और फिर V = f लैम्डा कर देंगे। तो अगर जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क पता है तो यहां पुट कर दिए, और लैम्डा की जगह ये चीज पुट कर दिए तो V आ गया, स्पीड ऑफ साउंड पता चल गया। या स्पीड ऑफ साउंड पता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क पता करना है, तो क्या किए, V पता है पुट किए, लैम्डा ये चीज पुट किए, तो F पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज करेंगे, V = f × 2 टाइम्स L2 - L1 लिख दे रहे हैं, ये हो गया फॉर्मूला। तो ऐसा बना के, अच्छा डायग्राम बनाने से पहले ऊपर जो हेडिंग डाले हैं ना, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट किस लिए होता है लिख दीजिए, यूज्ड फॉर, दोनों लिख दीजिए। पहला, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ साउंड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज गिवन, और दूसरा, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन। 2 हो गया, और ये डायग्राम बना के ये चीज लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज आपको बताते हैं, देखिए एक इसमें एक एंड करेक्शन वाली बात होती है। अब जैसे कि ये ट्यूब है, रेजोनेंस कॉलम है, एंड करेक्शन एक होता है। क्या होता है कि जो सबसे पहला यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा वो हम लोग मान के चलते हैं कि एकदम माउथ ऑफ द ट्यूब पर होगा। नहीं, हम लोग अगर बनाना हो तो ये यहां से ऐसा बनाएंगे, फिर अगर जैसे 1+½ लोब्स अगर हैं तो ऐसा बनाएंगे, ½ लोब है तो यहीं तक बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। मतलब यहां पर एकदम माउथ पर
डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनाते हैं हम लोग। लेकिन देखा गया प्रैक्टिकली कि भाई यहाँ पे प्रेशर पल्सेस जो आती हैं, साउंड वेव का प्रेशर पल्सेस जो आती हैं, हिट करती हैं, तो इसकी वजह से जो बाहर वाली ये जो लेयर है, एकदम माउथ पर जो लेयर है हवा की, थोड़ी सी वो बाहर शिफ्टेड हो जाती है, उसका मीन पोजीशन ही थोड़ा बाहर शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से प्रैक्टिकली देखा गया, ये तो थ्योरेटिकल बात है ना कि हम लोग यहां से बनाते हैं, एकदम माउथ से एंटी नोड बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि एंटी नोड इससे थोड़ा बाहर होता है, पहला वाला है ना। आपको दिखाने के लिए इतना बना रहे हैं, इतना नहीं, थोड़ा सा बाहर होता है। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाए और फिर ये दूसरा एंड सो ऑन। दो ही बना रहे हैं, आगे जितना भी बनाना होगा बना लेंगे। चलिए कुछ ऐसा बना दे, चलो ये होगा। तो ये इसका एंड है ट्यूब का, और देख रहे हो यहां से थोड़ा सा बाहर तक है एंटी नोड, ये एंटी नोड वाला जगह है। तो ये अगर यहां से ये जो डेल्टा एक्स है ना, कि ये जो एकदम एंटी नोड होता है ना माउथ वाला, जहां ट्यूब खत्म हो रहा होता है, वो वाला एंटी नोड थोड़ा बाहर शिफ्टेड होता है। तो जितना बाहर शिफ्टेड होगा, ये जो डेल्टा एक्स है, इसी को एंड करेक्शन बुलाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली थोड़ा ऐसा होता है, एंटी नोड यहां होता है और ट्यूब यहीं खत्म हो गया। तो इसको डेल्टा एक्स को एंड करेक्शन बुलाते हैं। और इसका भी एक वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स कर करके पता कर लिए कितना होता है। तो ट्यूब का रेडियस अगर आर है तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये जो एंड करेक्शन है ये 0.6 आर होता है, 0.6 टाइम्स ट्यूब का रेडियस, है ना। तो इतना बाहर निकला रहता है। एनीवे, ये अपने से डेटा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है ना, तो उसमें लिखा रहेगा कि एंड करेक्शन इतना लीजिए, या क्वेश्चन के जरिए एंड करेक्शन पता करना होगा। किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? या तो ऐसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है रेडियस दिया है ट्यूब का, तब तो आप इतना लिख ही देंगे एंड करेक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रेडियस नहीं दिया रहेगा, दूसरे तरीके से एंड करेक्शन के बारे में पता करना होगा। अब जैसे कि बोल दे कि पहला जो जब ऊपर से यहां से वाटर को नीचे लाना शुरू किए, नहीं इस लिक्विड को मान लो एकदम पहले पूरा भर दिए थे और फिर धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहला रेजोनेंस हुआ कुछ इतने लेंथ पे, कुछ L1 लेंथ पे। दूसरा रेजोनेंस हुआ L2 लेंथ पे, ऐसे बोल दिया मान लो। पहला सबसे पहला रेजोनेंस हुआ L1 लेंथ पे और दूसरा रेजोनेंस हुआ L2 लेंथ पे। तो इतना इंफॉर्मेशन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंड करेक्शन इस पाइप में है कि नहीं, एंड करेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। क्वेश्चन बनाने वाला क्या चाहता है, एंड करेक्शन आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है कि नहीं, है ना। देखो क्या कैसे, L1 दिया L2 दिया है, तो सबसे पहले तो L2 माइनस L1 पता करके आप λ/2 का वैल्यू पता कर लिए। नहीं, L2 माइनस L1 जो डिफरेंस ऑन लेंथ दिया है क्वेश्चन में, L1 और L2 दिया है ना, पहला और दूसरा रीजनिंग कहां पे हुआ, तो इससे आप λ/2 पता कर लिए। λ/2 पता कर गया तो λ/4 पता चल गया, मतलब हाफ लोब का लेंथ पता चल गया। अब जो L1 है, जो L1 दिया है, अगर वो चीज पहला वाला L1, अगर वो चीज जो आपने λ/4 यहां से निकाला, λ/2 निकाला, फिर 2 से डिवाइड भी कर ले, λ/4 जो आपने निकाला है, अगर L1 उसके बराबर है, तब तो एंड करेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन जो L1 गिवन है, L1 जो गिवन है, ये चीज ये λ/4 से छोटा है, तो इसका मतलब एंड करेक्शन की बात हो रही है कि नहीं? समझ में आ रही बात? अच्छा, मान लो कि L1 है, कुछ लेते हैं, L1 है 20, L2 है कुछ लेटेस्ट से कि 50, नहीं तो L1 अगर 20 है और L2 50 है, तो डिफरेंस कितना हुआ L1 L2 में? L1 माइनस L2, सॉरी L2 माइनस L1 कितना हुआ? 30 ना। L2 माइनस L1 आया 30, ठीक बात है। L1 कितना लिए थे हम लोग? 20, ये लिए थे 50। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो L2 माइनस L1 कितना है? 30 आया। तो
ये हो गया लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 4 कितना हुआ, 15 आया, मतलब लोब का लेंथ है 15। ये चीज अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। प्लस L1 दिया है 20, 15 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, या तो कम होगा, नहीं तो डेटा गलत दिया है हम, इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं देना। मान लो कि कुछ और दे, L1 है 20, तो L1 कितना 60 ले ले, तो कितना आएगा, तब तो बराबर ही आ जाए, हाँ तब ठीक है। मान लो ये 20 ये 60 दिया है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, डिफरेंस कितना आया 40 है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 4 कितना हुआ 20, और लैम्डा बाई 4 L1 के बराबर है, L1 भी 20 है ना, तो लैम्डा बाई 4 L1 की, तो इसका मतलब एंड करेक्शन नहीं है। नहीं, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन में एंड करेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। या तो एंड करेक्शन अगर पूछा ही है क्वेश्चन में तब तो डेफिनेटली एंड करेक्शन लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस डेटा दिया है 2, तो आपको जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ट्यूब में एंड करेक्शन भी हो। या फिर अगर कोई कहे कि ये था 65, L2 है 65 और L1 है 20, तो क्या होगा, डिफरेंस कितना हुआ 45, तो लैम्डा बाई 2 इतना है, तो लैम्डा बाई 4 कितना हुआ 45 बाई 2, मतलब कितना 22.5, हाँ 22.5 हो गया। तो लैम्डा बाई 4 जो है वो 22.5 है, लैम्डा बाई 4 22.5 है, और L1 दिया है देखो कितना 20, तो ये 20 है, ये 22.5 है, तो इसका मतलब एंड करेक्शन है। कितना है एंड करेक्शन, माइनस कर लेंगे, तो ये पूरा लैम्डा बाई 4 होगा ना, यहां से यहां तक ये चीज, तो ये चीज कितना है 22.5 और ये है 20, तो ये 2.5 हो गया एंड करेक्शन, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये वाली बात भी ध्यान रखते हैं रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में, एंड करेक्शन वाली बात। तो एक बार लिख दीजिए, एंड करेक्शन हेडिंग डाल के लिखा जाए प्रैक्टिकली द डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड at the mouth of the tube is slightly outside the tube, है ना, is slightly outside the tube। और एक ऐसा डायग्राम भी बना दीजिए, ऐसा डायग्राम, और डेल्टा एक्स दिखा के नीचे लिखा जाए here डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एंड करेक्शन, है ना, और एंड करेक्शन इन ए ट्यूब इसके अप्रॉक्स होता है, ये भी लिख दीजिए, एंड करेक्शन इन ए रेजोनेंस कॉलम ट्यूब इज गिवन बाय दिस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.6 r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये हो गया। अच्छा एक और चीज, अगर ऐसा हो एक ट्यूब हो जो दोनों एंड से ओपन है, इसमें स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, तो एंड करेक्शन कितना लेंगे, इधर भी डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड थोड़ा बाहर निकला रहेगा और इधर का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी थोड़ा बाहर निकला रहेगा। तो जैसे ये ट्यूब यहां खत्म हो रहा है, यहां से यहां तक है ट्यूब ना, तो इधर भी थोड़ा सा बाहर निकलेगा, अगर दोनों एंड ओपन हो तो इधर भी थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि एक डेल्टा एक्स, ये जो लिखा 0.6 r, वो एक तरफ है, तो ओपन एट बोथ एंड वाले ट्यूब में टोटल एंड करेक्शन दोनों, इधर भी इतना निकल गया, इधर भी इतना निकल गया, तो 0.6 r इधर 0.6 r इधर, ये दोनों अपने क्वेश्चन में हमको यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जैसे ऐसा डायग्राम मान लीजिए बना, तो लैम्डा कितना हुआ, तो ये हम कहेंगे L, अगर ये L है और यहां से यहां तक 0.6 r, यहां से यहां तक 0.6 r, तो L प्लस 0.6 प्लस 0 मतलब 1.2 r इज इक्वल टू ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 मतलब कितना लैम्डा, तो लैम्डा है कितना L प्लस 1.2 r, है ना। थोड़ा सा इसको देखेंगे, ध्यान देंगे कि अगर ओपन एट बोथ एंड है ना, तो इधर भी दोनों तरफ एंड करेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो अभी हमारे रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में तो एक ही तरफ एंड करेक्शन लेते हैं क्योंकि इधर से क्लोज्ड है। चलिए अच्छा, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा।